नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पाथफाइंडर पे चल रही समाधान प्रीलिम्स 2023 वाली इस सीरीज में। इस सीरीज में दोस्तों हम लोग आपके साथ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में भी हम लोग साइंस एंड टेक के ही बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में मैं एक या दो सेट्स आपके लिए और लेकर आने वाला हूं, कोशिश करके उनको जल्दी से निपटाया जाएगा, बिकॉज अभी हमें आईआर को भी खत्म करना है एंड दिन काफी कम है। आई होप आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। यदि आप लोग पुराने लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक प्लेलिस्ट है जो कि हम लोगों ने तैयार करी हुई है। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप पुराने लेक्चर्स को भी जल्दी से जाकर के रिवाइज कर सकते हैं। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। हमें फॉलो करने के लिए यहाँ पर दिया गया टेलीग्राम चैनल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों एक बड़ी ही प्राउड मूवमेंट है अनअकैडमी के लिए, बिकॉज जो टोटल सिलेक्शंस हुई हैं यूपीएससी 2022 में, उसमें टॉप 933 जो टोटल लर्नर्स आए हैं, टॉपर्स आए हैं, उसमें दोस्तों 333 लर्नर्स जो हैं वो अनअकैडमी के ही अभ्यर्थी रह चुके हैं। अनअकैडमी में ही उन्होंने अपनी कोचिंग को लिया है, जिसमें कि बल्कि टॉप 10 में भी 3 लर्नर्स ऐसे हैं जो कि अनअकैडमी के ही प्रोग्राम के थ्रू होकर गुजरे हैं। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं हमसे, अगर आप भी हमसे इसी तरीके से यूपीएससी के लिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो हम लोग आपके लिए लाए हैं यूपीएससी सीएसई 2024 अग्निपथ बैच, जिसमें कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी चीज़ों की तैयारी करवाई जाएगी। इस बैच के शुरू होने में मात्र 7 डेज बाकी रह चुके हैं। इसका प्राइस केवल और केवल 8,000 रुपये है। इतने दाम में अगर आप दिल्ली जाते हैं तो आपका वहां पर आने जाने का खर्चा भी नहीं होगा और इससे ज़्यादा हो जाएगा इनफैक्ट। और इतने दाम में हम लोग आपको पूरी कोचिंग ही करवा दे रहे हैं। एनरोल करते टाइम आप लोग मेरा कूपन कोड ANI UPSC इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी और ये सेम बैच हिंदी में भी अवेलेबल है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म दिया गया है, वहां पर जाकर उसको भर दीजिए और आपकी डाउट्स को क्लैरिफाई करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं। आज के जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो ये वाले टॉपिक्स होने वाले हैं। मैंने यहाँ पे डिफेंस के कुछ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, बाकी चीज़ों को कवर करना उतना मुझे रेलेवेंट नहीं लगा। देखिए रेलेवेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सवाल आने के चांसेस बन सकते हैं वो ये 2 टॉपिक्स हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बातचीत करेंगे। 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में क्विकली हम लोग रिविजन करने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं। टॉकिंग अबाउट GSAT 7 सीरीज सैटेलाइट्स। देखिए जल्दी से रिवाइज करना है हमें दोस्तों। GSAT 7 सीरीज में इंडिया ने GSAT 7 को लॉन्च किया था 2013 में। GSAT 7A को हमने लॉन्च किया था 2018 में। जो GSAT 7 सीरीज वाली सैटेलाइट थी वो दोस्तों हमने लॉन्च करी थी हमारी नेवी के लिए। यहां पर आपको दिखा देता हूं, ये वाला जो आपका GSAT 7 है ये बेसिकली नेवी के लिए हमने लॉन्च करी थी। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। जो 7A वाली सैटेलाइट है वो दोस्तों हमने हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए लॉन्च करी हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इंडियन आर्मी के पास, जो हमारी थल सेना है ना, उसके पास कोई डेडिकेटेड सैटेलाइट अवेलेबल नहीं थी। वो क्या कर रही थी कि जो 7A है, यानी कि जो ये वाली सैटेलाइट है, ये एयरफोर्स के साथ साथ इसकी थोड़ी बहुत कैपेबिलिटीज जो है वो इंडियन आर्मी भी इस्तेमाल कर रही थी। काफी लंबे टाइम से रेडार पे था कि इंडियन आर्मी को अलग से सैटेलाइट मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको भी एक सेपरेट सैटेलाइट की आवश्यकता है। तो अब फाइनली जो GSAT 7B है ना, वो अब डेडिकेटेडली इंडियन आर्मी को मिलने वाली है। उनकी डिपेंडेंस अब GSAT 7A पे खत्म हो जाएगी। तो ये जो GSAT 7 सीरीज सैटेलाइट्स हैं, इसमें पहली 2 तो ये आ गई, नंबर 3 पे दोस्तों 7B आ गई, और ये अब हमारी तीनों सेनाओं के लिए, नौसेना, वायुसेना और थल सेना के लिए अब हमें डेडिकेटेड सैटेलाइट देखने को मिलने वाली है। सो इंडियन आर्मी रिपोर्टेडली टेस्टेड द ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ इट्स सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स डिप्लॉयड अक्रॉस द कंट्री। इस ऑपरेशन को इन्होंने कैरी आउट किया था, स्काई लाइट इस ऑपरेशन का नाम था। इसी से संबंधित हमें बाकी सारे फैक्ट्स को याद करना होगा। देखिए एयरफोर्स और नेवी की तरह आर्मी के पास सैटेलाइट नहीं थी। आर्मी जो है वो 30% कैपेबिलिटीज इस्तेमाल कर रही थी GSAT 7A का, लेकिन अब DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा GSAT 7B के प्रस्ताव को अप्रूवल मिल चुका है। GSAT 7 सीरीज सैटेलाइट्स की बात करें तो वही आपको बता रहा हूं कि दे आर एडवांस सैटेलाइट्स डेवलप्ड बाय इसरो टू मीट द कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। और 2013 में हमने GSAT 7 को लॉन्च किया था, लेकिन ये GSAT 7 को
को जब हमने लॉन्च किया था इसके बारे में सुन लीजिए। ये इंडिया की पहली मिलिट्री सैटेलाइट थी, 2013 में हुई थी और ये इंडिया से लॉन्च नहीं हुई थी, ये दोस्तों जो फ्रेंच गयाना है ना वहां से लॉन्च हुई थी और ये फ्रांस का ही जो रॉकेट है अरियान 5 रॉकेट, इसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। ये वाली सैटेलाइट नाम में ही जीसैट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा गया है, तो ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको डाला गया था और ये लगभग 36,000 किलोमीटर धरती की सतह से ऊपर आपको देखने को मिलती है। इसका वेट 2650 किलोग्राम का है। इट हैज अ फुटप्रिंट ऑफ नियरली 2000 नॉटिकल माइल्स इन ओनली द इंडियन ओशन रीजन। उसके बाद हमने जीसैट 7A को खुद ही लॉन्च किया था। जीसैट 7A 2018 में लॉन्च करी गई थी और 7A के बारे में जान लीजिए, इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये मेनली हमारी इंडियन एयरफोर्स के जो अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो रेडार स्टेशन हैं, एयर बेसिस हैं और जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, इनके आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए बेसिकली 7A को यहां पे लॉन्च किया गया था। It helps in satellite controlled operations of unmanned aerial vehicles which gives a great deal of reliability to the operations as compared to ground controlled operations। तो ये obviously हमारी केवल एयरफोर्स के लिए थी। ये कहानी है 7 और 7A की, होप आप समझ चुके होंगे। जीसैट 7 का दूसरा नाम दोस्तों रुकमनी सैटेलाइट भी कहा जाता है। अगेन ध्यान रखिए कौन सी सैटेलाइट कौन सी सेना के लिए है, इतना बेसिक क्वेश्चन आएगा तो नहीं, लेकिन इट माइट क्रिएट सम कंफ्यूजन, तो इसीलिए कह रहा हूं कि वो इतना ध्यान रख लीजिए कि कौन सी सैटेलाइट एग्जैक्टली कौन सी सेना के लिए लॉन्च करी गई है। और 7B को अप्रूवल अभी मिला है, 2022 में अप्रूवल मिला था या 2023 के बिगिनिंग में, और ये मतलब एक आध साल के अंदर अंदर अब आर्मी को डेडिकेटेड सैटेलाइट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर है। और दोनों ही सैटेलाइट जो अभी तक ऑपरेशनल है, ये नाम में ही जीसैट है तो जी नाम में है, इसका मतलब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में ही इनको दोस्तों डाला गया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस आपको मालूम होगा सुर्खियों में क्यों था, पिछले साल की शुरुआत की खबर है, वैसे तो अब खबर पुरानी हो चुकी है। फिलीपींस साइंड अ डील फॉर परचेज ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। ऐसा कहा जाता है कि इस अपनी सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में ब्रह्मोस वाली मिसाइल है दोस्तों, इसमें ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल मानी जाती है, सबसे ज्यादा पावरफुल मिसाइल मानी जाती है। इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। ये कोलैबोरेशन है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया की जानी मानी जो ऑर्गेनाइजेशन DRDO है और रशिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है NPO, जिसका सेकंड नेम प्रोनाउंस करना इम्पॉसिबल है, तो ये दोनों ने मिलकर के बेसिकली ब्रह्मोस को बनाया था। दिस नेम रिप्रेजेंट्स ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कवा रिवर्स। तो ये ब्रह्मपुत्रा का ब्र ले लिया और मॉस्कवा का मॉस ले लिया, तो ये इन दोनों के जुड़ने से ये वाला नाम बनाया गया है, ब्रह्मोस मिसाइल जो नाम बनाया गया है। ये दोस्तों 2 स्टेज मिसाइल है। पहली स्टेज एज यूजुअल हर मिसाइल की तरह सॉलिड है, दूसरी स्टेज जो है वो लिक्विड है लेकिन रैमजेट है, जिसकी वजह से हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि रैमजेट के केस में क्या है, एयर ब्रीदिंग वाली टेक्नोलॉजी इसमें आ जाती है। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है। एक बार फायर कर दो अपने एनिमी को, टारगेट को, ये लॉक कर लेती है, उसके बाद उसको ये हीट सिग्नेचर के माध्यम से उसको डिस्ट्रॉय करके ही रुकती है। इसकी रेंज पहले 290 किलोमीटर थी जब तक इंडिया MTCR का मेंबर नहीं था, लेकिन 2016 में जब इंडिया को MTCR की सदस्यता मिल गई थी उसके बाद अब इसकी रेंज को एक्सटेंड करने का फैसला भी लिया गया है। इसकी रेंज को एक्सटेंड करने के बाद जो ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज, ब्रह्मोस ER के नाम से मिसाइल है, उसके भी कई सारे टेस्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कहानी है ब्रह्मोस की। इसके साथ संबंधित कुछ और मिसाइलें हैं, उनका केवल नाम बताऊंगा और उनके कंट्री बताऊंगा और कुछ भी याद नहीं करना, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। HD-1 सुपरसोनिक मिसाइल दोस्तों चाइना की है। टोमाहॉक मिसाइल काफी फेमस, इस बार जो चल रहा रशिया यूक्रेन युद्ध है वहां पर भी बहुत बार इसका नाम आया, ये USA की है। इजराइल की मिसाइल का नाम सी ब्रेकर है और यहां पर जो रशियन सुपरसोनिक मिसाइल का नाम है दोस्तों यखॉन्ट या फिर P-800 ऑनिक्स। केवल नाम ध्यान रखना, इन केस आपसे ये नाम पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में, तो आप लोग वहां पे गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5G को लेकर। इसको लेकर काफी शानदार डेवलपमेंट हुई है। हालांकि ये पिछले साल प्रीलिम्स के जस्ट पहले हुई थी लेकिन क्योंकि जस्ट पहले हुई थी इसीलिए उस साल प्रीलिम्स के लिए कम इंपॉर्टेंट थी, इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। दोस्तों 5G के केस में क्या है, अब देखिए 5G जब हम ले आए तो ये बात आप समझते हैं कि बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट्स होंगी जो कि बेसिकली 5G के ऊपर चलने वाली हैं। अब ये वाली जो इक्विपमेंट्स जो कि 5G के ऊपर चलने वाली हैं दोस्तों, इसमें क्या होने वाला है कि इन सबकी टेस्टिंग भी तो करवानी पड़ेगी इंडिया को। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे, इनकी टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट बेड होता है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं था, तो वो टेस्टिंग हमें बाहर से करवानी पड़ती थी। स्पेशली जब हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इंटरनेट से आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी, तो इसीलिए क्योंकि ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट थी, हमें बाहर जाना पड़ता था, तो फाइनली इंडिया ने यहां पर भी
आत्मनिर्भरता को अचीव कर लिया है। वी हैव नाउ मेड कंट्रीज फर्स्ट 5G टेस्ट बेड और इसको दोस्तों ऑपरेशनल करवा दिया गया है। ये काफी बड़ी खबर है अपने आप में। इसको लीड IIT मद्रास ने किया है, बट वैसे ये एक मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है बाय 8 इंडस्ट्रीज विच इज बेसिकली लेड बाय IIT मद्रास। कंट्री का फर्स्ट 5G टेस्ट बेड है। स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री प्लेयर्स को अपने प्रोडक्ट्स को लोकली टेस्ट और वैलिडेशन करवाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इनफैक्ट ये वाले जो हमने अपने खुद के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, इसका हमने दोस्तों नाम भी रख दिया है। इसको हम लोग 5GI कह रहे हैं। I स्टैंड्स फॉर नथिंग एल्स अदर देन इंडिया। तो ये हमारे खुद के स्टैंडर्ड जो हमने बना लिए हैं, विच वुड बेसिकली प्ले अ बिग रोल इन ब्रिंगिंग 5G टेक्नोलॉजी टू द विलेजेस ऑफ द कंट्री। तो ये क्योंकि हमने खुद के स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं, अब इसका हम लोग जल्दी से रोलिंग आउट करना शुरू कर सकते हैं। इसीलिए रोलिंग आउट फास्ट हो रहा है। आपने कितनी सारी खबरें देख ली होंगी कि पूरी दुनिया इंप्रेस्ड है कि इंडिया में 5G का रोल आउट इतनी फास्ट कैसे हो रहा है, बिकॉज अब हमने इन चीजों को भी लोकली जो है इंश्योर करवा लिया है। ये आपके लिए खुद ने पढ़ना है 1G 2G 3G 4G 5G में क्या फर्क है, इसमें मैं हम लोग समय नहीं लगाने वाले हैं। एक ब्रीफ चीज बता दूंगा। 5G में दोस्तों 3 बैंड्स आते हैं। लो बैंड है, मिड बैंड है और हाई बैंड है। कुछ जगह पे ये भी लिखा जाता है कि मिड बैंड में भी आपको 2 रेंजेस देखने को मिलती हैं। तो मिड बैंड 1 है, मिड बैंड 2 है, बट दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि अल्टीमेटली 3 बैंड्स हैं, लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड। और ये जो 5G है ना, लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड में क्या होता है कि इसमें देखिए ये फ्रीक्वेंसीज का थोड़ा ध्यान रखिए। इसको लेस देन 1 गीगाहर्ट्ज करके आप याद कर सकते हैं कि ये जो है लेस देन 1 गीगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, 1 to 7 वाली फ्रीक्वेंसी है, मिड बैंड है। और ये क्या है दोस्तों, 24 से लेकर 52 वाली गीगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी है। इसमें फर्क क्या होता है कि इसमें देखिए जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो स्पीड है इंटरनेट की जो आपको इसमें मिलती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका जो पेनिट्रेशन है या फिर कवरेज कह लो या फिर इसका डिस्टेंस जहां तक इसका सिग्नल जाएगा वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली इन केसेस में क्या होता है कि ये स्पीड वाला जो चीज़ है कि स्पीड आपकी यहाँ पर जो है बढ़ती है तो साथ साथ में इसका कवरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इससे संबंधित एक खबर और थी, गवर्नमेंट ने प्राइवेट कैप्टिव 5G नेटवर्क्स का भी अप्रूवल दे दिया है। प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क का मतलब क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क जो कि एक प्राइवेट एंटिटी ने केवल अपने इस्तेमाल के लिए बनाया है, अपने एंटरप्राइज के लिए बनाया है, उसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये दोस्तों प्राइवेट कैप्टिव 5G नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ऑफिस है, कोई बहुत बड़ी ऑफिस स्पेस है, उसने केवल अपने लिए एक 5G नेटवर्क को बनाना है क्योंकि वो बाहर से 5G नेटवर्क को नहीं लेना चाहता है, ठीक है। तो उस केस में उस चीज का अप्रूवल दे दिया गया है कि आप ऐसे प्राइवेट कैप्टिव 5G नेटवर्क्स को भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क क्या होता है, इसको लेके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर भी आप देख पाएंगे जो आपसे कह रहा था मिड बैंड 1, मिड बैंड 2, तो ये अल्टीमेटली 1 से लेकर 7 तक ही है, लेकिन इसमें ये 1 से लेकर 2.6, 3.5 से लेकर 7 है। ये वही 24 से 48 लिखा हुआ है, कहीं पे 24 से 52 लिखा हुआ है, डज नॉट मेक मच डिफरेंस। और ये सब 1 गीगाहर्ट्ज है। होता क्या है कि इसमें आपकी देखिए कवरेज जो है ये 20 मील है, यहां पर दोस्तों कवरेज बहुत कम हो गई है। और इसमें क्या है कि ऑब्वियसली यहां पर आपकी स्पीड बहुत बढ़ गई है, बैंडविड्थ बहुत बढ़ गई है, और इसमें लेटेंसी भी काफी कम हो जाएगी, मतलब कि कनेक्शन बहुत जल्दी एस्टैब्लिश होगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि इसकी कवरेज बहुत कम है, और इंडिया जैसे बड़े देश में आप इतनी कम कवरेज वाला इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगा सकते, बिकॉज उस केस में दिक्कतें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बात करते हैं वीपीएन की वेरी क्विकली। वीपीएन जो लोग नहीं जानते उनको पहले वीपीएन समझा देता हूं, इसको लेके क्या खबर आई है वो भी बता देंगे। सो नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है, तो आपका जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है या फिर आपका फोन जो है वो डायरेक्टली आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट करेगा और वो हेल्प करेगा आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाने की। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगा हुआ है या जियो का, किसी का भी, है ना। तो आपका जब उसके साथ कनेक्ट होगा, उसके बाद दोस्तों एयरटेल से कनेक्ट होने के बाद फिर वो एयरटेल बेसिकली इंटरनेट के साथ आपको कनेक्ट करवा रहा है। ये डायरेक्ट कनेक्शन है। अंदाजे के एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि सरकार ने बैन करी हुई है। आप लोग जानते हैं कि सरकार बहुत सारी इलीगल वेबसाइट्स को या बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट्स को टाइम टू टाइम ब्लॉक करता रहता है, बैन करता रहता है। वैसी वेबसाइट्स को जब सरकार ने ब्लॉक कर दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईएसपी की कि वो वाली वेबसाइट अगर कोई यूजर एक्सेस करने की कोशिश करे तो उसको वो वेबसाइट ओपन ही ना हो, ठीक है। ये जब वीपीएन नहीं होगा तो वेबसाइट ओपन नहीं होगी, लेकिन
इसका एक बाईपास करने का तरीका है, इस चीज को बाईपास करने का तरीका है, कुछ ऐसी चीजों को जो वेबसाइट्स वगैरह ब्लॉक्ड हैं उनको ओपन करने का तरीका है। अगर आप एक बीच में वीपीएन क्लाइंट को इंस्टॉल कर लें, कुछ वीपीएन क्लाइंट्स जो है दोस्तों ये फ्री भी आते हैं और कुछ जो वीपीएन क्लाइंट्स हैं ये आपको पेड भी देखने को मिलते हैं। अब तो ये बल्कि बहुत ही कॉमन नॉलेज हो चुकी है, वीपीएन का इस्तेमाल लोग पिछले 10-15 साल से कर रहे हैं, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन नॉलेज हो चुकी है कि दोनों तरह के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यूजर की जो डिवाइस है वो पहले वीपीएन से कनेक्ट करेगी, वीपीएन फिर कनेक्ट करेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, फिर वो कनेक्ट करेगा वीपीएन सर्वर से और वीपीएन सर्वर आगे कनेक्ट करेगा इंटरनेट से। इसका फायदा क्या हुआ कि अब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो ये नहीं पता लगा पाएगा कि एग्जैक्टली ये वाला जो यूजर डिवाइस है ये कहां से उसको कनेक्शन की रिक्वेस्ट आ रही है। वो ये जब पता नहीं लगवा पाएगा तो अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि ब्लॉक्ड भी है वो भी खुल जाएगी। ये काम लोग इस चीज के लिए लेने लग चुके हैं, लेकिन अदरवाइज वीपीएन का मकसद कुछ और था। वीपीएन का मकसद ये था सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करना कि भाई हमें सिक्योरिटी रखनी है, हमें डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लाइंस रखनी है, हमें हमारा डेटा कंप्लीटली ओपन नहीं रखना है, मकसद वो था। लेकिन ऑब्वियसली जब ऐसी चीजें आती हैं तो इसका मिसयूज भी तो होता ही है, और वही इसी का मिसयूज भी हमें दोस्तों देखने को मिला भी है। ये काम करता है वीपीएन। तो वीपीएन क्या है? मैकेनिज्म फॉर क्रिएटिंग अ सिक्योर कनेक्शन बिटवीन अ डिवाइस एंड अ नेटवर्क और बिटवीन टू नेटवर्क्स यूजिंग एन इनसिक्योर कम्युनिकेशन मीडियम। ये इनसिक्योर कम्युनिकेशन मीडियम जानते हैं क्या है? ये दोस्तों आपका इनसिक्योर कम्युनिकेशन मीडियम है। इसके माध्यम से जब आप दो चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं उसको वीपीएन कहा जाता है। ये प्राइवेट नेटवर्क एक्सटेंड कर सकता है, यूजर्स को सेंड एंड रिसीव डेटा अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क्स को एनेबल करने की क्षमता रखता है कि आपको पब्लिक नेटवर्क्स के अक्रॉस, ठीक है, छुपा करके डेटा को ट्रांसफर करना है तो आप कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है? वही सिक्योरिटी, कॉस्ट कम हो जाती है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रिमोट नेटवर्क्स। लेकिन मिसयूज क्या है? आजकल जो ज्यादा कॉमन मिसयूज होता है, दे आर यूज टू बाईपास इंटरनेट सेंसरशिप। कुछ चीजों को, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने बहुत सारी पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स को सेंसर किया हुआ है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए सेंसरशिप वाली चीजों को भी देखने का प्रयास करते हैं। जैसे रिसेंटली कोई ऐसी चीज है जो कि सरकार ने जनरली बैन कर दी है, ठीक है, आई कैनॉट टेक नेम्स ओवर हेयर, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ को बैन कर दिया गया है तो उस केस में भी सरकार, जो यूजर है वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को देखने का कोशिश करते रहते हैं। इसको लेकर जो खबर सामने आई थी वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अब जो वीपीएन, उन्होंने वीपीएन की कंपनीज है ना, उनको भी कहा दैट यू नीड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर लॉग्स ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन, कि भाई उनका भी जो भी डेटा वहां पे ट्रांसफर हो रहा है वो आपको मिटाना नहीं है, आपको उसका लॉग रखना है, और कल को शायद ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसको शेयर करने की बात भी कर सकती है। तो डायरेक्टिव यही है कि ऑल क्राउड सर्विस एंड वीपीएन प्रोवाइडर्स टू मेंटेन अ सीरीज ऑफ एक्सटेंसिव कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर एटलीस्ट 5 years इवन आफ्टर कैंसिलेशन और विड्रॉल ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो आपको कम से कम 5 साल तक डेटा को रखना ही है। और ये ऐसे वैसे नहीं है, ये जो हमारा आईटी एक्ट है 2000 उसके तहत जो सर्ट इन है दोस्तों, उसके द्वारा बेसिकली ये वाले डायरेक्टिव्स को दिया गया है। ये डेटा सेंटर कंपनीज, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस आर आल्सो आस्क्ड टू कलेक्ट एंड स्टोर यूजर डेटा। सरकार अभी इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों ले रही है? मेन रीजन क्रिप्टो करेंसी है। ये पोर्नोग्राफी वगैरह या फिर कुछ और छोटी मोटी चीजों को बैन करने वाला वो इतना बड़ा एजेंडा नहीं है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करने का मेन ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज वहां पर काफी ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड होने के चांसेस बनते हैं। इसीलिए सरकार इसको इतनी भारी तरीके से फिलहाल ट्रैक कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं डार्कनेट की, वेरी क्विकली। डार्कनेट सुर्खियों में क्यों आया था? जर्मनी के द्वारा दोस्तों रशिया के साथ संबंधित एक बहुत बड़ी डार्कनेट मार्केट प्लेस मानी जाती है हाइड्रा मार्केट के नाम से, उसको सीज किया गया, उसको बंद किया गया, और ये ओल्डेस्ट डार्कनेट मार्केट प्लेस मानी जाती है ऑफ इलीगल आइटम्स एंड सर्विसेज। अब आप सोच रहे होंगे डार्कनेट क्या चीज है? अब इनफैक्ट जो खबर सामने आई थी वो ये भी थी कि इसमें इनके द्वारा $25 मिलियन का जो बिटकॉइन है उसको भी दोस्तों सीज किया गया है। डार्कनेट की बात करते हैं। डार्कनेट बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस फोटो को देख लीजिए, काफी सिंपली आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये पूरा इंटरनेट है, ये पूरा जो आपका आइसबर्ग है ना, ये पूरा इंटरनेट है। इसमें आपका जो ऊपर का हमें दिखता है दैट इज सरफेस वेब। हमें दिखता मतलब क्या है? अगर आप गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हैं, बिंग पे जाके कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, विकिपीडिया पे जाके कुछ सर्च करते हैं, ये सरफेस वेब है। जो बचा हुआ है ना पूरा 96%, ये दोस्तों ये डीप वेब है। जो बचा हुआ 96% है ये डीप वेब है। इसी डीप वेब का हिस्सा है डार्क वेब, जिसमें से 6% आप ये मान लीजिए कि डार्क वेब है, तो इसको आप 90 मान लीजिए, ठीक है। वैसे डीप वेब टोटल ही है और 6% डार्क वेब है, बचा हुआ डीप वेब है। डीप वेब क्या है? डीप वेब काफी बड़ा है। फॉर एग्जांपल जो चीजें ऐसी हैं जैसे कोई जर्नल्स वगैरह की वेबसाइट्स होती हैं, ये नेचर का जर्नल आ गया, या फिर ये और तरह के गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गई, इन्होंने अपना डेटाबेस को रखा हुआ है, आप डायरेक्टली जाकर के एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये डीप वेब है। आपने नोटिस भी किया होगा कि इन वेबसाइट्स को खुलने में समय भी लगता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में ही समय लग जाता है, ये डीप वेब है।
लेकिन इसके बाद एक डार्क वेब आता है जो कि मेनली इलीगल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, जो सरफेस वेब और डीप वेब है, इसको इस्तेमाल करने के लिए तो आप लोग यहाँ पर वेबसाइट्स खोलने के लिए तो आप लोग क्रोम जैसा ब्राउजर या फिर एप्पल वाले यूजर्स जो है वो सफारी जैसा ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्रोम और सफारी काम नहीं करेंगे, यहाँ पर आपके ब्राउजर भी अलग आते हैं। उस ब्राउजर का नाम है दोस्तों TOR, द अनियन रिंग ब्राउजर के नाम से आता है, जिसके माध्यम से आप इसको जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। कंटेंट जो है इस पे जनरली एनक्रिप्टेड होता है। इट रिक्वायर स्पेसिफिक ब्राउजर जिसका नाम है अनियन रिंग टू एक्सेस दोस पेजेस। काफी इंटरेस्टिंग नेम है अनियन रिंग। जैसे अनियन की बहुत सारी परतें होती हैं, वैसे बहुत सारी परतें छीलने के बाद आप जब फाइनली पहुंचते हैं तब जाकर के डार्क वेब में एंटर करते हैं। डार्कनेट इटसेल्फ इज ओनली अ पार्ट ऑफ डीप वेब विच इंक्लूड साइट्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड्स। तो ये आपका डार्कनेट जो है वो डीप वेब का ही हिस्सा है एंड इट इज नॉट एक्सेसिबल बाय नॉर्मल ब्राउजर्स लाइक क्रोम और सफारी। ठीक है ना, जो गूगल जैसे चीजें हैं वो आपका नॉर्मल सरफेस वेब के अंदर आ जाती हैं। केवल यही जानना इंपॉर्टेंट था कि डार्कनेट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। और जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस डार्कनेट, जिसका नाम हाइड्रा मार्केट था, उसको शट डाउन कर दिया गया है जर्मनी के द्वारा। ये खबर तब काफी ज्यादा वायरल हुई थी बिकॉज उस टाइम पे रशिया यूक्रेन वाला जो युद्ध था वो शुरू हुआ था और इसीलिए ये इमीडिएटली जब हुआ था तो ये था कि बहुत बड़ा झटका लगा है रशिया को, इसीलिए इसको लेके बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज के द्वारा कवर किया गया था। इवन द हिंदू ने भी इसको कवर किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी की। इसको लेके सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने दोबारा से बात करी है। असल में ER टर्म कभी भी इस्तेमाल नहीं करी गई थी। अभी तक जो इस्तेमाल होती थी टर्म वो या तो AR थी या फिर वो VR थी। सवाल इसी को लेकर आया है, AR और VR। AR VR क्या चीज़ है? आजकल आपने VR वाली गॉगल्स देखी होंगी। VR दोस्तों बेसिकली पूरी दुनिया ही वर्चुअल होती है। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है कि आपके सामने जो रियलिटी है उसके ऊपर आप कोई चीज़ सुपर इम्पोज कर रहे हैं और उसको ऑगमेंट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, रियलिटी को बढ़ा रहे हैं, तो वो ऑगमेंट है। ये VR है, कंप्लीटली वर्चुअल है। तो ये AR और VR और साथ में MR मतलब AR VR का मिक्स होता है। एक्सटेंडेड रियलिटी अम्ब्रेला टर्म है जो कि इन सभी चीजों को एनकैप्सुलेट करती है। ऑल्दो AR एंड VR ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्सपीरियंसेस, सेम अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज आर पावरिंग XR। ठीक है, XR का मतलब क्या है? एक्सटेंडेड रियलिटी। ठीक है, मैंने पहले ER कहा, इसको दोस्तों XR कहा जाता है। तो ये माइटी स्टार्टअप हब एंड मेटा कोलैबोरेट टू एक्सेलरेट XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन इंडिया। ये पिछले साल की खबर है। केवल टर्म इंपॉर्टेंट है कि XR क्या चीज है। ये फोटो देख लीजिए, ये दोस्तों पूरी एक्सटेंडेड रियलिटी है। ये AR है, ये MR मतलब कि दोनों का मिक्स, इन दोनों का मिक्स, और ये दोस्तों VR है। इन तीनों चीज़ों को जब एक जगह इकट्ठा करेंगे तो उसको हम लोग एक्सटेंडेड रियलिटी का नाम बेसिकली दे सकते हैं। दैट्स इट, केवल इतना ही जानना है और इसके अलावा इसमें घुसने की आवश्यकता आपको नहीं है। AR VR के बारे में आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे। कंप्लीटली डिजिटल है, रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट विद सुपर इम्पोज्ड डिजिटल ऑब्जेक्ट्स। एक गेम आई थी आज से 8 साल पहले, पोकेमॉन गो, सरकार ने बैन कर दी थी। इंडिया में वो नहीं चलती है, कुछ इलीगल तरीकों से उसको चलाया जा रहा था, लेकिन वो सरकार ने बैन कर दी थी। तो पोकेमॉन गो जो है वो AR का एग्जाम्पल है, गॉगल्स वाली चीज वो VR का एग्जाम्पल है। तो ये चीज है, राइट। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। थोड़ा जल्दी से निपटाना है, काफी टॉपिक्स पेंडिंग है। मुझे कुछ आपके सामने हेल्थ के टॉपिक्स को डिस्कस करना है, इवन कुछ मैंने आपके सामने और भी मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर करना है फ्रॉम द एरिया ऑफ साइंस एंड टेक, बिकॉज इसमें करंट अफेयर्स की रिलेवेंस काफी ज्यादा होती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं UPSC IAS प्रीलिम्स 2023 एग्जामिनेशन के लिए। नहीं देखी हैं तो प्लीज इनको जरूर देखिए। ये 26 मई को 8 PM को ये वाली वीडियो आने वाली है। बाकी पेपर एनालिसिस के लिए अगर आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप इसको मिस आउट ना करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है वो भी कर सकते हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मात्र 3000 में है और मेंस की टेस्ट सीरीज मात्र 2500 में आपके लिए अवेलेबल करवाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।